मेरा जो विषय है वो है सांस्कृतिक टकरावों के दौर में अनुवाद की भूमिका। मैं बेसिकली गणित का छात्र रहा हूँ, अभी भी गणित पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने अनुवाद यानी ट्रांसलेशन शब्द पढ़ा था वो गणित में पढ़ा था। गणित में ट्रांसलेशन एक पद्धति होती है जिससे किसी वस्तु को, किसी आकृति को उसका रूप, उसका आकार प्रकार समान रखते हुए अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कुछ कोण जुड़ जाता है, अलग प्लेन जुड़ जाता है। तो कोई एक चीज आपके सामने जैसी है उसे अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये है ट्रांसलेशन, ये है अनुवाद। मतलब कि जो मूल चीज है उसका हम किसी दूसरे प्लेन पे या सेम प्लेन पे अगर रूपांतरण करते हैं और उसमें कोई दृष्टि जोड़ते हैं, इसको हम दृष्टिकोण कह सकते हैं, मैथ में उसको कोण कह सकते हैं, तो वो उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन होता है। ये मैंने गणित में पढ़ा था। और बहुत बाद में जब अनुवाद करने की मजबूरी आई दिल्ली में जीने के लिए, तो एक निबंध जो आज तकरीबन 100 साल का हो रहा है, मुझे लगता है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी होगा। 1923 में वॉल्टर बेंजामिन ने एक बेहतरीन निबंध लिखा था, बहुत लंबा, द टास्क ऑफ ए ट्रांसलेटर, एक अनुवादक का कार्यभार। उसमें जो ट्रांसलेशन का मतलब समझाया गया वो मेरे इस मैथमेटिकल ट्रांसलेशन से कहीं ज़्यादा सबलाइम था, कहीं ज़्यादा उदात्त था, सुंदर था। अगर आप लोग बुनियादी गणित जानते होंगे तो एक सर्किल ले लीजिए, वृत्त ले लीजिए, उस पर एक टेंजेंट बनाइए, स्पर्शी। स्पर्शी जो होता है वो एक बिंदु पर सर्किल को छूता है और निकल जाता है, और वो जो बिंदु होता है वो बिंदु स्पर्शी की दिशा को तय करता है, उसके कोण को तय करता है। वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं कि एक वृत्त में, वृत्त को आप ब्रह्मांड समझ लीजिए, यूनिवर्स समझिए, जो भी समझना है समझिए, एक वृत्त में जिस बिंदु पर टेंजेंट टच करता है, स्पर्शी स्पर्श करता है, वही सत्य का बिंदु है, वही उस प्लेन में सत्य है। और अगर आपने उस सत्य के बिंदु को पकड़ लिया तो आपके रूपांतरण की दिशा बिल्कुल सही चली जाएगी। इसमें आपको देखने वाले या पढ़ने वाले के परसेप्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को कहने का अर्थ क्या है, मैं बहुत संक्षेप में इस बात को रखूंगा पिछले 6 वक्ताओं के माध्यम से, ताकि ये गणित ट्रांसलेशन की समझ में आ जाए। अमितेश भाई ने रंगमंच पर बात की और उनकी चिंता जो है वो इस दुनिया में जिस तरह से झूठ और सच का फर्क खत्म हो रहा है, जो रंगमंच खेला जा रहा है, जो रियलिटी कंट्रोल हो रहा है, वास्तविकता पर नियंत्रण किया जा रहा है, उसको लेके थी। इसका मतलब ये है कि थिएटर में, रंगमंच में जिस मूल सामग्री को रूपांतरित किया जा रहा है वो रूपांतरण गड़बड़ है। तो रंगमंच क्या है? रंगमंच एक किस्म का ट्रांसलेशन है। सहमत होंगे? तो मैं यही देख रहा था कि रंगमंच के गलत ट्रांसलेशन को लेके अमितेश भाई चिंतित थे। चारू सिंह जी को मैं सुन रहा था, चारू जी इतिहास लेखन को लेके चिंतित थी कि साहित्य का इतिहास, समाज का इतिहास, क्या दोनों एक ही है? इसका मतलब कि जिनको समाज के इतिहास लेखन की चिंता है वो जैसा साहित्य रच रहे हैं, कहीं उसमें फ्रॉड तो नहीं है। यहां भी ट्रांसलेशन की बात है। आप समाज को साहित्य में रूपांतरित करते हैं, साहित्य को समाज में रूपांतरित करते हैं, ये ट्रांसलेशन है। हम सभी अनुवादक हैं यहाँ पे,
अनुवादक को बहुत संकीर्ण दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं। आप तीसरे पर आइए, जोराम। कितनी दिलचस्प बात इन्होंने कही। जोराम ने कहा कि आदिवासी संस्कृति पर बाहरी संस्कृति का हमला। अब बड़ी गजब बात है। हमारे यहाँ सबसे पहला अनुवाद जो किया गया भारतीय वाङ्मय का, अलग अलग साहित्य का, वो सर विलियम जोन्स ने किया। और विलियम जोन्स गीत गोविंद से लेकर तमाम किस्म के साहित्य का अनुवाद उन्होंने किया। और वहाँ से एक प्रक्रिया चल पड़ी भारतीय साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद की। एडवर्ड सईद अपने ओरिएंटलिज्म में विलियम जोन्स की आलोचना करते हैं। ओरिएंटलिज्म में वो कहते हैं कि विलियम जोन्स जैसे अनुवादक, या फिट्जराल्ड ने मेरे ख्याल से उमर खय्याम का अनुवाद किया था, और फिट्जराल्ड का नाम लेके आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पश्चिम के लेखक हैं, अनुवादक हैं, ये लोग प्राच्य विधाओं और प्राच्य साहित्य का जब अनुवाद करते हैं तो ये उसको मैनिपुलेट करते हैं, ये अपनी दृष्टि से उसको विकृत कर देते हैं। इस बात को एडवर्ड सईद ने कहा था बाकायदे नाम लेके। और क्यों कहा था? क्योंकि फिट्जराल्ड ने एक चिट्ठी लिखी थी किसी को, वो 1851 में एक चिट्ठी है बड़ी फेमस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर खय्याम पर्याप्त कवि नहीं है, उनको अभी और कला सीखनी बाकी है। ये जो बात है, ये जो मैं कह रहा हूं, जोराम ने जो बात कही, जो एडवर्ड सईद की जो चिंताएं थी ओरिएंटल को लेके, इस पर बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ जो आज राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति है वो क्या है? कुल मिला के एक तरह का रिएक्शनिज्म, प्रतिक्रियावाद है जो आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हमारे सामने आता है। वो कहते हैं कि 70 साल तक गलत इतिहास लेखन हुआ, 70 साल तक जो है गलत चीजें पढ़ाई गई। प्रॉब्लम कहाँ है आखिर? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसा भारत है या था, उस भारत को उसी भारत की तरह समझने की जो कोशिशें की गई, उनका सही ट्रांसलेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसी सड़क पे, यही सड़क है, इसका नाम मैक्स मूलर मार्ग है। महर्षि मैक्स मूलर बहुत अनुवाद किए, और महर्षि मैक्स मूलर के अनुवादों पे बहुत आरोप हैं कि उन्होंने औपनिवेशिक दृष्टि से मोनोपोलाइज करने के लिए मैनिपुलेट किया है भारत के साहित्य को और इतिहास को। हम लोगों ने जो पढ़ा इतिहास और साहित्य, उसमें कितना सही ट्रांसलेटेड साहित्य है हम नहीं जानते। मेरा अपना अनुभव है, हम लोग जब पढ़ते थे, वो प्रगति प्रकाशन से जो किताबें आती थी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्रांति क्या है, समाजवाद क्या है, गुटका किताबें आती थी छोटी छोटी। उन तमाम किताबों को पढ़ के अगर मार्क्सवाद को समझना होता तो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाते। इतना खराब अनुवाद था। वो अनुवाद भाषा का मामला नहीं है, विचार और विचारधारा का मसला है। ठीक इसी तरह जर्मनी में अनुवाद की बड़ी भूमिका है। जर्मन राष्ट्र, आप अगर विलियम वॉन हम्बोल्ट को देखें, इस तरह के विचारकों को जिन्होंने जर्मन राष्ट्र पर बहुत काम किया है, वहां पर अनुवादकों को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। वो कहते हैं कि अनुवादक संस्कृतियों का अनुवाद करता है, इसलिए वो राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो जर्मन ने क्या किया? सबसे पहले जो भारतीय विधाएं हैं, प्राच्य विधाएं, उनका अनुवाद किया और इंडोलॉजी नाम का एक विषय विकसित किया, भारत विदा। अब ये इंडोलॉजी का कोई विभाग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अभी जब से भाजपा सरकार आई है, इंडोलॉजी के सारे विकृत विभाग, योग और भूत प्रेत और ये सब खोल रही है इंडोलॉजी के नाम पे। बीएचयू में जो खुला है, अभी इलाहाबाद में था। लेकिन जर्मनी में जितना इंडोलॉजी की पढ़ाई है उतनी भारत में कहीं नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि किस चीज को कैसे ट्रांसलेट करके अपने यहाँ ले आना है और अपनी भाषा को समृद्ध करना है, अपने कल्चर को समृद्ध करना है। हमने ये काम नहीं किया। जब नहीं किया तो आज की डेट में अभिनव गुप्त को पढ़ना होता है तो हमको इटली की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फ्रेंच लोगों की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। जिस मालविका जी ने एक उदाहरण दिया था, 9 देवियों का जो उदाहरण दिया था कि ब्राह्मण ही 9 देवियों की वो तांत्रिक तस्वीर बना सकते हैं, यही था ना मधुबनी आर्ट में। अब आप देखिए कि ये ब्राह्मणों द्वारा जो इस कला का कोलोनाइजेशन किया गया, मतलब आंतरिक औपनिवेशीकरण किया गया, इसका नतीजा है। ये केवल कला तक बात सीमित नहीं है,
इसका व्यवहारिक नतीजा है कि योग में नवमुंडी योग नाम का एक सबसे सर्वोच्च योग हुआ करता था, जो आज की तारीख में दुर्लभ है, नहीं है। बनारस में विशुद्धानंद कानन आश्रम है, कभी वहां कोई हुआ करता था 50 साल पहले जो नवमुंडी योग करता था। चीजें लुप्त हो जाएंगी अगर आप कोलोनाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या पाठक के दृष्टिकोण से सस्ता अनुवाद करने के लिए आप साहित्य सृजन करेंगे तो विचार का भी लोप हो जाएगा और भाषा का भी लोप हो जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं, सब लोगों ने यहाँ जो बातें कही हैं, सबकी दरअसल चिंता संस्कृति को ही लेकर है, जो मेरा विषय है। और ये सभी लोग सांस्कृतिक टकरावों से अपने अपने तरीकों से जूझ रहे हैं और अपने अपने स्पेस में सही तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने मोड में, अपने अपने माध्यमों में अनुवाद कर रहे हैं। कोई साहित्य का अनुवाद कर रहा है, कोई अपने अनुराधा जी यायावर हैं, घूमती हैं, अपने अनुभवों का अनुवाद कर रही हैं, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं। हर कोई अनुवादक है यहाँ पे। तो अनुवादक की भूमिका क्या हो? तो एक बड़ी छोटी सी बात मैं जो कहूँगा वो एक कोटेशन से कहूँगा और यहीं से मैं बात फिर अपनी ख़त्म करूँगा। उसके बाद ये सांस्कृतिक जो संकट है जिससे सब कोई जूझ रहा है, लेखक जूझ रहा है, रंगमंच का आदमी जूझ रहा है, कलाकार जूझ रहा है, पत्रकार जूझ रहा है, ये सांस्कृतिक संकट जो है इसमें एज ए अनुवादक, भाषाई अनुवादक मने मैं, रंगकर्म के अनुवादक मने अमितेश जी, हर कोई अनुवादक है। इन सबका संकट क्या है और इनकी भूमिका क्या हो, इसके लिए मैं एक लाइन पढ़ूंगा छोटी सी अंग्रेजी में, उसी निबंध से, द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, वाल्टर बेंजामिन, 1923। 4 लाइनें हैं केवल, अंग्रेजी में सुनिएगा। द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस कंसिस्ट इन देयर प्लूरलिटी। द इम्परफेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस कंसिस्ट इन देयर प्लूरलिटी। द सुप्रीम वन इज लैकिंग। Thinking is writing without accessories or even whispering. The immortal word still remains silent. The diversity of idioms on earth prevents everybody from uttering the words which otherwise at one single stroke would materialize as truth. सामान्य बात कहते हैं, ये बहुत बुनियादी बात, कि भाषाओं की विविधता, मुहावरों की बहुलता, तमाम किस्म की जो लोकोक्तियां हैं, सत्य कथन हैं हमारी संस्कृतियों में, वो इतने ज़्यादा हैं कि हम सभी लोग जो हैं एक सामान्य सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। सामान्य सत्य, वो कॉमन सत्य, सामान्य सत्य क्या है? हम सबके लिए सामान्य सत्य क्या है? बराबरी एक सामान्य सत्य है, हम सब बराबरी में विश्वास करते हैं। आज़ादी एक सामान्य सत्य है, हम सब आज़ादी में विश्वास करते हैं। भाईचारा, बंधुत्व एक सामान्य सत्य है, हम सब उसमें विश्वास करते हैं। और न्याय, इंसाफ, यही चारों तो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, यही हमारी अनुभूतियां हैं, यही सार्वभौमिक मूल्य हैं और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। और यही कॉमन सत्य है, जिस कॉमन सत्य को एक रंगकर्मी, एक साहित्यकार, एक संस्कृति कर्मी, एक अनुवादक अपने ट्रांसलेशन में तलाशता है। यही वह बिंदु है जिस बिंदु से स्पर्शी घूमता है और अपनी दिशा तय करता है। जहां बराबरी छूटी वहां पे अन्याय होगा, जहां अन्याय होगा वहां पे आज़ादी मारी जाएगी और भाईचारा खत्म होगा। चारों मूल्य एक साथ जुड़े हुए हैं, ये चारों मूल्य सार्वभौमिक सत्य हैं। आज की तारीख में यही हमारा खूंटा है। संस्कृति के संकट के दौर में हमारा संविधान और उसका प्रियम्बल, ये चारों मूल्य हमारा खूंटा हैं। और हम सभी सातों लोग जो अपने अपने तरीके से अलग अलग कर्म में लगे हैं, उनका ये खूंटा है, उनका ये केंद्रीय मूल्य है। और यही वह सत्य है जिसके इर्द गिर्द हमें चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, जिसका रूपांतरण करना है। ये सत्य कहा नहीं जाता, इस सत्य को बरता जाता है। बहुत शांत होता है ये, इसकी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, हम महसूस करते हैं। लेकिन जब हम रचते हैं, जब हम अनुवाद करते हैं, जब हम नाटक खेलते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे अपने रचना कर्म में ले आएं, वो बड़ा उदात्त काम होता है। हम सबका संकट यही है और हम सबकी चुनौती यही है। इसीलिए जर्मनी में अनुवादक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र निर्माण का काम है अनुवाद करने वाले का, जो ट्रांसलेट कर रहा है, चाहे वो किसी भी मोड में ट्रांसलेट करे। और एक बात छोटी सी और, एक कोट है हैना एरेंट का,
ये जो निबंध मैंने बताया, टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर, इसकी भूमिका लिखी है हैना एरेंट ने। हैना एरेंट को हम सबने पढ़ा है। हैना एरेंट एक बहुत काम की बात कहती हैं, हिंदी में मैंने इसका अनुवाद कर दिया है। सर्वसत्तावाद को अपनी आदर्श प्रजा के रूप में कोई आस्थावान कम्युनिस्ट या आस्थावान नाजी नहीं चाहिए। सर्वसत्तावाद, टोटलिटेरियनिज्म को अपनी आदर्श प्रजा के रूप में कोई आस्थावान कम्युनिस्ट या आस्थावाद नाजी नहीं चाहिए। उसे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके लिए तथ्य और कपोल कल्पना के बीच अंतर और सच व झूठ के बीच फर्क का कोई मायने नहीं रहता। आज हमारे यहाँ जो राजनीतिक सत्ता है, उस सत्ता की संस्कृति ऐसी है जिसने झूठ और सच का फर्क मिटा दिया है, जिसने तथ्य और कपोल कल्पना का फर्क मिटा दिया है, जिसकी बात अमितेश कर रहे थे। और इसीलिए हम सभी के पास एक साझा संकट है कि कैसे इस संस्कृति का, ये जो अपसंस्कृति है जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं आरएसएस का, इससे कैसे लड़ें। ये सबको एक रंग में रंगना चाह रहे हैं, हमारे सभी धर्मों को मोनोलिथ करना चाह रहे हैं, एकाश्म बना रहे हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, इनको एक देवता चाहिए। ये दूसरे धर्मों की तरह काफिर क्रिएट कर रहे हैं, इन्फिडेल क्रिएट कर रहे हैं, आंतरिक दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं और हमको हमारी बहुलता से वंचित कर रहे हैं। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई संस्कृति की है। और मूल लड़ाई संस्कृति की है, क्योंकि आपने राजनीतिक सत्ता बदल भी दी तो जमीन तो खराब हो चुकी है, जमीन पर फसल वही उगेगी। जमीन में बहुत पोटास चला गया है। इसलिए मेरा विषय जो था सांस्कृतिक टकरावों के दौर में अनुवाद की भूमिका, उस विषय पर मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि सांस्कृतिक संकट हम सबका साझा संकट है। जो बातें सबने यहाँ कही, सबके सम के तौर पे, और हम सभी अपने अपने प्लेन में, अपने अपने माध्यमों में अनुवादक की भूमिका में हैं। और भविष्य हमारी राह देख रहा है कि हम कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बरक्स उसके खिलाफ एक राजनीतिक संस्कृति खड़ी करें, संस्कृति की राजनीति खड़ी करें और राष्ट्र निर्माण में अपना अपना अपने तरीके से योगदान दें। अनुवादक केवल भाषाई अनुवादक नहीं है, वो राष्ट्र का निर्माता है, बशर्ते वो अपनी भूमिका को समझे। इसी बात के तहत मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शुक्रिया।